कहानी के स्टार्ट में हम ये देख पाते हैं कि एक आदमी गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है, मगर किसी तरह से वो खुद ही इसमें लॉक हो जाता है। और कहानी के एंड में हम ये भी देख पाते हैं कि किस तरह यह आदमी इसी में स्टक होकर रह जाता है। कहानी के स्टार्ट में हम एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देख रहे होते हैं। वहीं से एक आदमी सैरो नाम का गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक कार पे पड़ती है। हम देख पाते हैं कि वो गाड़ी 4x4 की है और वो बड़ी ही आसानी से उस गाड़ी का गेट भी खोल लेता है और गेट खोल के वो उसमें अंदर चला जाता है। सैरो असल में एक चोर होता है जो गाड़ी को तो नहीं चुराता मगर उसमें लगे साउंड सिस्टम को और उसके डैशबोर्ड में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको चुरा लेता है और मस्ती करने की नीयत से बैक सीट्स पे टॉयलेट भी कर देता है और वहाँ भी पड़ी ग्लासेस को भी अपने चेहरे पे लगा लेता है और खूब इंजॉय करता है। इसके बाद जब वो चीज़ें लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि गाड़ी लॉक है। वो हर तरफ से चेक करता है मगर कहीं से भी गाड़ी नहीं खुलती। सैरो बुरी तरीके से ट्रिगर हो चुका है। वो गाड़ी के शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है। वो अपने पाँव के जरिए शीशों पे जोर जोर से वार करता है मगर उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता क्योंकि सारे ही शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं और इसकी टांगों का कोई भी असर उन पर नहीं होता। वो गाड़ी की एक साइड से प्लास्टिक को अलग कर देता है और बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे अपना हाथ पहुँचाकर उसे खोलने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो दरवाज़ा भी खुल नहीं पाता। सैरो के पास में गन भी होता है। वो सामने के शीशे में गन चलाने की कोशिश करता है लेकिन जैसा कि हमने बताया कि सारे ही शीशे बुलेट प्रूफ हैं, लिहाजा वो जैसे ही गन चलाता है तो वो फायर रिफ्लेक्ट होकर इसी की टांगों पे लग जाता है, जिस तरह से इसकी मुश्किलात और बढ़ जाती हैं और इसके टांग से बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा होता है। वो अपनी ही टी शर्ट उतार के अपने घाव पे लगा लेता है ताकि खून ज़्यादा ना निकल सके। थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं कि बाहर से एक लेडी आती है जो गाड़ी के शीशों के जरिए अपनी लिपस्टिक ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। यानी हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि सभी शीशे पोलराइज्ड हैं, यानी बाहर से अंदर कोई भी नहीं देख सकता लेकिन अंदर वाले बाहर जरूर देख सकते हैं। सैरो उस लेडी को बहुत आवाज़ देता है मगर इसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पाती। अब वो अपने फ़ोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है मगर इसके फ़ोन की सारी बैटरी डाउन हो चुकी थी और फ़ोन भी ऑफ हो जाता है, लिहाजा वो फ़ोन भी नहीं कर पाता। सैरो इस गाड़ी में बुरी तरीके से फंस चुका है और इसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एक पेप्सी थी जो उसने पी ली थी। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। सैरो जैसे तैसे इस गाड़ी में रात तो गुजार लेता है मगर जब सुबह होती है तो उसको बहुत भूख लगी होती है मगर उसके पास कुछ भी नहीं होता। अब वो रेडियो जो उसने चुराया होता है वापस से गाड़ी में लगा लेता है, उसको ऑन करता है और कुछ म्यूजिक सुनता है, अपने आप को रिलैक्स करने की भी कोशिश करता है। म्यूजिक सुनते सुनते सैरो दोबारा से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है मगर कोई भी दरवाज़ा खुल नहीं पाता। साथ ही हम देख पाते हैं कि उस रेडियो में कॉल आ रही होती है। ये कॉल असल में उस गाड़ी के मालिक की होती है और उसका नाम एंड्रिक फरारी होता है। वो कहता है कि मेरी गाड़ी पहले भी 28 बार चोरी हो चुकी है और तुम्हें मिला के 29 बार हो चुकी है मगर कोई भी इस गाड़ी को चुरा नहीं पाया। अब मैं तुम्हें इस गाड़ी की कुछ खूबियाँ बताता हूँ। ये गाड़ी 4x4 है और सारे ही शीशे बुलेट प्रूफ हैं। वो मालिक इसको ये भी बताता है कि सारे ही शीशे पोलराइज्ड हैं और इस गाड़ी का कंट्रोल भी मेरे हाथ में है। वो इसको एक गाली देता है, कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और प्यास भी, और मैं यहाँ पे बुरे तरीके से फंस चुका हूँ और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही हम देखते हैं कि कॉल एंड हो चुकी है और अब गाड़ी के एसी ऑन हो चुके हैं मगर एंड्रिक ने ये एसी सीरो की भलाई के लिए नहीं बल्कि इसको टॉर्चर करने के लिए ऑन किए होते हैं। पहले तो सीरो को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है मगर देखते ही देखते गाड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। वो अपनी टी शर्ट वापस से पहन लेता है और अपनी जीन्स फाड़कर गाड़ी के एसी को कवर करने की कोशिश करता है मगर इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सैरो को वापस से कॉल आती है और वो उसको दोबारा से गालियां देना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकाल दो मगर गाड़ी का मालिक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ज़रूर निकालूंगा मगर मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, उनके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। अब गाड़ी का मालिक सीरो से पूछता है कि अगर तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए देखो तो तुम उसके साथ क्या करोगे, जिस पे सीरो ये जवाब देता है कि पहले तो मैं उसके कान पकड़ूंगा और फिर मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मगर गाड़ी का मालिक कहता है कि कोई भी पिता अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकता, तुमने सवाल का गलत जवाब दिया है और कॉल एंड हो जाती है। थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। सीरो जोर जोर से मदद मांग रहा होता है मगर इसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती। पुलिस वाला चारों तरफ से गाड़ी को चेक करता है मगर उसको अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। अब पुलिस वाला गाड़ी का चालान काट देता है क्योंकि इसके सारे ही शीशे पोलराइज्ड होते हैं। अब हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है मगर सीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर भले ही बारिश हो रही हो मगर वो अंदर प्यास से मर रहा होता है। उसके पास पीने के लिए ज़रा भी पानी नहीं होता।
अब सीरो को वापस से कॉल आता है, मगर वो उसको एक ही बात करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे कुछ पीने के लिए पानी दे दो। तभी वो आदमी कहता है कि गाड़ी की बैक सीट में तुम एक खोलोगे तो तुम्हें पानी पीने के लिए मिल जाएगा। तब वो खोलता है तो उसको एक बोतल मिलती है और साथ ही फिल्टर हुआ पानी भी, मगर वो पानी दिखने में ही साफ नहीं लग रहा होता, मगर सीरो बगैर कुछ सोचे समझे उस पानी को पी जाता है। अब शेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होती है और सामने ही वो एक पिज़्ज़ा बॉय को देख रहा होता है जो पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने आया होता है। वो अपने सामने खाना होने के बावजूद भी उसको खा नहीं पाता। शेरों की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सामने पड़ी एक बुक उसी के पेजेस को फाड़ के खाने लग जाता है, क्योंकि उसकी भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और जब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो वो अपना ही टॉयलेट पी लेता है। गाड़ी का मालिक उसको टॉर्चर करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता। अब वो गाड़ी के एसी से गर्म हवा छोड़ने लग जाता है, जिससे शेरों की मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक और लड़का आया है जो उस गाड़ी को चोरी करने की नीयत से आया था। वो उसको खोलने की कोशिश करता है, मगर कुछ और लोगों की नज़र उस पर पड़ जाती है जो उसको चोरी करने से रोकते हैं। बाहर इतनी ज्यादा हलचल हो रही होती है, मगर किसी को ये खबर नहीं होती कि इस गाड़ी में कोई आदमी भी है जो भूख और प्यास से मर रहा होता है। अब रात होने पर सीरो की गाड़ी के पास एक कपल आता है जो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होता है, मगर सीरो इनको देखने के अलावा कुछ भी कर नहीं पाता। अब सुबह होने पे उसे दोबारा से कॉल आता है। वो आदमी इसको ये कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ा हुआ है, तुम उसे खा लो। सीरो फौरन से उसको खा लेता है और खाने के बाद कुछ अच्छा फील करता है। सेरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकालकर धूप की रोशनी में रख देता है और सभी लोगों की रूटीन को भी देखने लग जाता है। तभी उसको दोबारा से कॉल आता है। गाड़ी का मालिक इसको बताता है कि मेरे पास एरोना और लेने की कोई खबर है, जिस पे वो हैरान होता है। वो कहता है कि तुम्हें इनके बारे में कैसे पता। दरअसल ये दोनों सेरो के बीवी और बच्चे होते हैं। जिस पे वो बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को ये कह दिया है कि तुम्हें $1000 की लॉटरी लगी है, और वो अपनी फैमिली को देने के बाद वहाँ से कुछ देर के लिए चला गया है। शेरू को ये सब सुन के बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोने भी लगता है। अब जो उसने बैटरी धूप में रखी होती है वो वापस अपने फोन में लगाता है, जिससे फोन तो ऑन हो जाता है और वो फौरन से अपनी वाइफ को कॉल भी मिलाता है, मगर उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती। वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मेल भी छोड़ देता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि फोन वापस से ऑफ हो चुका है। अब वो गाड़ी के बटन्स को छेड़ने लग जाता है, यानी स्टार्ट बटन को। वो कभी गाड़ी को स्टार्ट करता और कभी ऑफ करता। साथ ही हम देख पाते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब वो गाड़ी के स्टीयरिंग को पीछे भी करता है और रिवर्स गियर भी लगाता है, जिससे हम देख पाते हैं कि गाड़ी तेजी से पीछे की तरफ जा रही है और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो चुका है। गाड़ी के एक्सीडेंट होने के कारण उसका बैक शीशा खुल जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है। पास ही उसके एक पेट्रोल पंप होता है। वो फौरन से वहाँ पे चला जाता है और पेट्रोल पंप के स्टोर में भी चला जाता है। वो अंदर जाके फौरन से पानी पीता है और बर्गर खाने लगता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आता है। वो उसका हाथ रोकता है। वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ पे करना होगा, मगर शेरों को उस गार्ड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकालता है और उसको शूट कर देता है। साथ ही वो अपना खाना भी खाने लगता है, मगर हम कुछ ही देर में देख पाते हैं कि ये सब तो शेरों का एक सपना था। वो अभी तक उसी गाड़ी में फंसा होता है और ये सब वो एक ख्वाब में देख रहा था। अब शेरो इन सबसे बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, लिहाजा वो इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहता था। अब वो अपनी गन को अपने ही मुंह के अंदर ले लेता है और ट्रिगर को दबा देता है, मगर बदकिस्मती से उसमें कोई भी गोली नहीं होती, लिहाजा उसको कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से में गन को साइड पे फेंक देता है। अब थोड़ी ही देर में शेरो को दोबारा से एंड्री की कॉल आती है, मगर इस दफा वो उसके सामने मौजूद होता है। शेरो के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उसको देख के कोई भी रिएक्शन दे। अब एंडी गाड़ी के अंदर आ जाता है और सैरो को आके एक ज्वाइंट देता है, क्योंकि सैरो ने इसके लिए इससे रिक्वेस्ट की होती है। अब सैरो बड़ी ही चालाकी से उसकी गन ले लेता है और उसी पे शूट कर देता है और शूट करके खुद गाड़ी से बाहर आ जाता है रेंगते हुए। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि चिल्लाकर किसी से हेल्प ले सके। मगर थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं कि एंड्रिक भी बाहर आ चुका है और उसके हाथ में भी गन होती है। वो आते ही सैरो को पकड़ लेता है और उसकी तरफ गन कर देता है। मगर कुछ ही देर में यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है और रिपोर्टर्स भी। कुछ लोग यहाँ पे एंड्रिक के साथ होते हैं, मगर कुछ लोग एंड्रिक के खिलाफ होते हैं। जो लोग उसके साथ होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको भी बहुत सारी चोरियों का सामना होता है। वेंड्री को समझाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा ऑफिसर आता है जो हाल ही में रिटायर हुआ था। उसका नाम एमेंडो होता है। वो बहुत सारी बातें एंड्रिक से करता है और उसको बातों में लगाता है। अमेंडो एंड्रिक से कहता है कि भले ही तुम्हारी 28 बार गाड़ी चोरी हो चुकी है, मगर इस बार जो तुम करने जा रहे हो वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि तुम अगर ये सब करोगे तो तुम एक कातिल भी बन सकते हो, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एंड्रिक अमेंडो की बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है और इन सबको अंडरस्टैंड भी करता है, लिहाजा वो सैरियो को छोड़ देता है और कुछ भी नहीं कहता।
मगर एंड्रिक जब इसको छोड़ देता है तो इस सब के लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल होता है। लिहाजा वो अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है और अपने आप को लॉक कर देता है और शीशे के ज़रिए अपना फ़ोन बाहर रख देता है, यानी गाड़ी के ऊपर। और अब वहाँ पे टाइमर भी ऑन कर देता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कुछ ही देर में गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और ये सब देखने के बाद लोग सबसे ज़्यादा एंड्रिक को ही बुरा समझते हैं। वो समझते हैं कि एंड्रिक बहुत ज़्यादा जालिम इंसान है और सैरो का इसमें इतना कसूर नहीं था। अब हम पुलिस को देख पाते हैं जो सैरो के खिलाफ ज्यादा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, लिहाजा वो उसको छोड़ देती है। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का भी एंड हो जाता है।